Good morning students. As our next topic is elevation in boiling point. Elevation in boiling point क्या होता है कि देखो आपने कल क्या पढ़ा था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है. अब देखो एलिवेशन की बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है. अगर आप ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, एक लिक्विड में कभी भी बॉइलिंग कब होती है, जब उसका वेपर प्रेशर, अंदर वाला वेपर प्रेशर बाहर के नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच दिस ओकर्स इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो किसी भी लिक्विड सोलवेंट में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन का. कैसे? क्योंकि वहां पे क्या है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है, तो उसको बाहर वाले प्रेशर तक जाने के लिए हमें और ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है. ठीक है, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तभी आपके पास वो प्रेशर जो है आपका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचेगा. तो अब इसमें क्या आता है कि जैसे आप देखते हो कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, इट विल बी इंक्रीजेस देन. तो प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, जब आप भाई प्रेशर तो मेरा डिक्रीज हो रहा था अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रही थी, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मेरे को प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है, तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो जब जैसे मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में लिख रही थी P स्टार माइनस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 जो कैलकुलेट किया था, सिमिलरली इसके अंदर होता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा, क्या आएगा कि इनका डिफरेंस जो मेरा इनिशियली था TB माइनस TB स्टार, ओरिजिनल से क्या हो गया, अब ये वाली चीज ज्यादा हो गई, तो इनका डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2. ठीक है, अब बात आती है कि इनका थर्मोडायनेमिक प्रूफ क्या है. इसका थर्मोडायनेमिक प्रूफ क्या है कि सोलवेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली, सिस्टम का क्या होगा कि सोलवेंट इन सॉल्यूशन में जो सोलवेंट है उसमें और प्योर सोलवेंट के वेपर्स में आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा एट बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से चलना है कि फ्रॉम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आपके पास ये कहती है कि dx बाई x1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन. ठीक है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन आर डी टीबी बाई टीबी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे x जो है आपका वो प्रेशर भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, जो भी क्वांटिटी आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो. कंसंट्रेशन है, मोल फ्रैक्शन है, आपकी नंबर ऑफ मोल्स है, आपके पास प्रेशर है, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे आ सकती है. जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट हम करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा 1 के बराबर होता है, 1 से x1 तक. ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रेशर तक आपको जानना है, मोल फ्रैक्शन तक या पर्टिकुलर प्रेशर तक आपको जानना है. और टेम्परेचर क्या हुआ, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब तो TB स्टार के बराबर हो जाएगा आपका. सॉरी, 1 स्टार्टिंग में अगर मेरा 1 था, जो वैल्यू थी x1 की, अगर स्टार्टिंग में 1 थी तो प्योर की का टेम्परेचर कितना है, TB स्टार. अब जब x1 मोल फ्रैक्शन हो गया तो TB हो गई. ठीक है, ये सब कुछ एज इट इज. इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 बाई x1 का ln x. ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर तो कांस्टेंट हो गया, 1 बाई टी स्क्वायर का आ जाएगा माइनस 1 बाई टी. ठीक है, तो वही चीज आपके पास आई है. इसको इधर अगर देखोगे तो इधर आपके पास ये आता है, जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो उधर से आएगा ln x1 माइनस ln 1 इक्वल्स टू ln 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो x1 और एक में दूसरा आएगा ln 1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर, और 1 बाई टीबी बताया था, माइनस 1 बाई टीबी तो माइनस आएगा, माइनस वाले को उधर लेके जाएंगे प्लस, और ln 1 की वैल्यू क्या होती है, 0. ठीक है, तो ln x1 ये वाली चीज एज इट इज, इसमें ये वैल्यूज पुट कर दिया आपने. ये पुट करने के बाद आप क्या देखोगे, इसमें अप्रोक्सीमेशन लगानी होती है हमें. अप्रोक्सीमेशन क्या लगाएंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अगर x1 मोल फ्रैक्शन था मेरा सॉल्यूशन का, मतलब सोलवेंट का, तो x2 किसका होगा, सोल्यूट का. सोल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में होता है. ये चीज हमने कल वापस करी थी कि ln 1 माइनस x2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ln x1. तो अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ln x1 इक्वल्स टू ln 1 माइनस x2. इसकी वैल्यू को, ये जो होता है इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो माइनस x2 के बराबर आएगा. वो इस एग्जाम्पल से करके देख सकते हो
कि अगर x2 की वैल्यू 0.005 आपने ली, इसमें पुट करोगे, अगर टोटल वैल्यू निकालते हो तो ये माइनस 0.00512 ही आ रही है, मतलब माइनस करके x2 के बराबर हो गई ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा अप्रोक्सीमेशन माने कि टीबी और टीबी स्टार अगर इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास क्या होगा, टीबी और टीबी स्टार इक्वल हो गए तो क्या हो गया, नीचे तो क्या आ गया, इनका एलसीएम लोगे तो टीबी मल्टीप्लाइड बाई टीबी स्टार था, तो टीबी स्टार का स्क्वायर, ऊपर क्या था टीबी माइनस टीबी स्टार, दोनों का डिफरेंस तो क्या रहेगा आपके पास, डेल्टा टीबी स्टार ही रहेगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या माने, थर्ड अप्रोक्सीमेशन ये कंसिडर हुई कि जो x2 होता है उसको n2 अपॉन n1 प्लस n2 था, कल भी जैसे देखा था, तो वो किसके बराबर है, n2 बाई n1 हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और n2 को अगर मोलर मास की फॉर्म्स में लिखोगे तो आप ऐसे लिख दोगे। मोलर मास की फॉर्म्स में लिखने के बाद मैं इसको मोलरिटी में चेंज कर सकती हूँ, तो ये लिख सकती हूँ। ठीक है, अब x2 की वैल्यू मोलरिटी m इंटू m1 यहाँ पे पुट कर दो, m इंटू m1 x2 की वैल्यू अगर मैं पुट कर देती हूँ इसमें, तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय आर, और इधर आ गया डेल्टा टीबी बाई टीबी स्टार का स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा टीबी किसके बराबर आ गया, m मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय ये सारा फंक्शन। तो ये सारा फंक्शन जो होता है ये वाला कांस्टेंट होता है, किसी का मोलर मास भी उस सॉल्यूट का कांस्टेंट होगा, टीबी स्टार भी कांस्टेंट होगा, आर भी कांस्टेंट होगा, डेल्टा एच एम भी फिक्स होती है किसी की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास कांस्टेंट होती है, तो इन सब का मैं क्या बोल सकती हूँ, एक कांस्टेंट बोल देती हूँ के बी। इस कांस्टेंट को बोलते हैं एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू एम के बी। ये आपके पास क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन है। अगर आपसे पूछता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो आपको ये बताना है कि जैसे आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी एक लिक्विड सोलवेंट में ऐड करते हो तो वहां पे उसका वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो जाता है, बट वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से वहां पे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको ये चीज बतानी है और उसके बाद आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देना। अगर आपसे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन पूछता है तो आपको स्टार्ट करके क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से उसके डेरिवेशन, फिर उसकी तीनों आपके पास अप्रोक्सीमेशन लगा के आपको ये कैलकुलेट करके शो करना है। ठीक है, थैंक यू।